Hello student, today we are going to start our next topic from the class 12th, that is current electricity. See, basically what is current? What is current? We say that current is basically rate of flow of charge. Means rate of flow of charge is called current, which we can write it out as I is equal to delta Q by delta T also. And we know that current is basically coulomb upon second. Current is basically 1 ampere. So we say that current is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge passes through a cross section of wire in 1 second. Next we'll see that in case of solid, what are the current carriers? Basically solid conduct electricity due to availability of free electron inside it. Liquid basically they conduct electricity due to presence of ions, and in the case of gases we have ions and electron, they contribute toward they help us to carry current, free electrons. So we see that current is what? Rate of flow of charge is called current, and the unit of current is ampere, and that is coulomb per second. Next we'll go for drift velocity. Drift velocity. See, we see that what is drift velocity basically? We see that it is average velocity with which a current or charge is flowing inside a conductor. It is average velocity with which electron is moving inside a conductor. Moving inside conductor. See what we have. It is denoted by V. In subscript we have Vd. We see that suppose we have a conductor over here and they are not connected to any external source. अगर ये वायर है और ये किसी चीज इलेक्ट्रॉन तो तब भी है, बट सारे इसके पास इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है, बट ये हमें झटका नहीं मारता है. ऐसा कोई वायर जो किसी बिजली का सोर्स से कनेक्टेड नहीं है तो हमें कोई झटका इसलिए नहीं मारता है क्योंकि एवरेज इनिशियल वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉन्स का निकाला जाए तो ये ज़ीरो है, नेट वेलोसिटी ज़ीरो है. मीन्स हमें जो वायर को छूने पर झटका मार रहा है वो क्यों है? ड्यू टू मोशन. क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि व्हाट इज़ करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. तो ये अब ये सोर्स से कनेक्ट कर देंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है इस साइड मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा. तो यहाँ पे देखेंगे क्या इसके पास सारे के पास वेलोसिटी आ जाएगा. v इजकल टू यू प्लस ए इंटू टाउ वन, v2 इजकल टू यू टू प्लस में ए इंटू टाउ टू से लेकर के सारे पार्टिकल अलाइंड होकर के एक्सटर्नल फील्ड की तरफ भाग रहे हैं. तो इन सब का जो एवरेज निकाला जाए तो हम लोग देखेंगे ये किसके बराबर आता है. यहाँ पे ए टाउ से लेकर के टाउ एन अपॉन एन. टाउ क्या चीज़ है? टाउ है बेसिकल रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम. तो यहाँ देखें ये बन जाएगा क्या चीज़ हमारा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये हमारा ये तो पता है कि इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है, ये ज़ीरो प्लस में ए इंटू टाउ. और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ फोर्स क्या चीज़ है? मास इंटू एक्सेलेरेशन है, एंड फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ई इंटू ई. तो एक्सेलेरेशन हमारा क्या हो जाएगा?
माइनस ई इंटू ई अपॉन एम, दैट इज माइनस में ई इंटू ई अपॉन में एम, ये इंटू टाउ। तो ये बेसिकली हम लोग देख रहे हैं तो सीबीएसई बोर्ड में 3 नंबर में पूछ रहा होता है डिराइव करने के लिए बच्चों से। तो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट से भी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है इनसाइड कंडक्टर। इसके बाद जाएंगे हम लोग व्हाट इज, क्या रिलेशन है करंट एंड वेलोसिटी में, क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम लोग देखेंगे क्या कि अगर हमारे पास ये कंडक्टर है तो हम लोग को पता है कि हम लोग पीछे डिस्कस कर रहे थे करंट इज व्हाट, क्यू बाई टी। ये अगर एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल है, तो इसके अंदर में टोटल चार्ज कितने होंगे, एन है नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर एक पे चार्ज ई है, और टाइम जो होता है हमारा वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिक इलेक्ट्रॉन का, तो एल ये अपॉन में वी डी, तो एल एल ये कट गया, हमारे पास आ गया एन ई ए वी डी। बेसिकली ये है रिलेशन हमारा करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। इसके बाद हम लोग जाएंगे कि हमारा ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ में हमें बताया गया कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर करंट जो पास कर रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल, या हम लोग बोले वी इज आई। अब वी अपॉन आई जो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगा, कब, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा इसका, और मैकेनिकल स्ट्रेन कि कोई स्ट्रेचिंग ये सब नहीं किया गया वायर के अंदर, नहीं तो उसके कारण भी हीटेड होता है और फ्लो ओवे नहीं करेगा। कीपिंग टेम्परेचर एंड मैकेनिकल स्ट्रेन कांस्टेंट। फिर हम लोग देखेंगे कि ओहमिक सब्सटेंस के बारे में बात करता है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। तो देखेंगे कि ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हमारे पास रहेगा तो ओहमिक सब्सटेंस है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, कोई भी मेटल एट लो टेम्परेचर पे ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, मेटल एट लो टेम्परेचर। इसके बाद देखेंगे कि हमारा नॉन ओहमिक सब्सटेंस क्या होता है, नॉन ओहमिक सब्सटेंस। तो ये देखेंगे कि जो ओम्स लॉ नहीं फॉलो करता है, तो एक चीज़ जो हमने पीछे किया कि मेटल लो टेम्परेचर पे तो फॉलो करता है, बट हाई टेम्परेचर पे देखेंगे कि पोटेंशियल बढ़ रहा है बट करंट नहीं बढ़ेगा। कब, मेटल एट हाई टेम्परेचर पे नॉन ओहमिक बन जाएगा मेटल, मेटल एट ओम्स लॉ को नहीं ओबे करेगा। फिर हम लोग देखेंगे क्या कि गैलियम आर्सेनाइड ऐसा है कि ये वी आई ग्राफ भी इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। फिर हम लोग लास्ट में देखते हैं क्या चीज़, डायोड के केस में पॉजिटिव पोटेंशियल, फिर यहाँ पे नी वोल्टेज आता है, ऐसे भागेगा, पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव करंट, यहाँ नेगेटिव वोल्टेज नेगेटिव करंट यहाँ पे आता है, यहाँ पे होता है जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, बड़ी तेज़ से करंट इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, और यहाँ पे विदाउट एनी सिग्निफिकेंट राइज इन वोल्टेज, तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो दो ये भी डायोड है जो कि ओबे नहीं कर रहा ओम्स लॉ, ये बेसिकली क्या है, गैलियम आर्सेनाइड, ये भी ओबे नहीं कर रहा है, दे आर नॉन ओहमिक सब्सटेंस। इसके बाद जाएंगे हम लोग कि ये पूछा जाता है कि ओम्स लॉ को डिड्यूस करो, प्रूफ करो, डिड्यूस ओम्स लॉ। तो हम लोग देखेंगे कि ये हमें प्रूव करना पड़ेगा कि V अपॉन आई जो है R है, ये हमारा टारगेट है। निकालेंगे कैसे, करंट हमें पता है, करंट इज इक्वल टू व्हाट, एन ई ए वी डी। अब वी डी हमें पता है किसके बराबर है, E इंटू ई अपॉन में एम इंटू टाउ। यहाँ प्लेसमेंट कर देंगे हम लोग क्या चीज़, एन ई ए, वी डी इज व्हाट, E इंटू ई अपॉन में एम इंटू टाउ, और हमें पता है कि E इज व्हाट, वो V बाई एल के बराबर है।
तो यहाँ देखेंगे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास एन स्क्वायर ए इंटू टाउ अपॉन में एम, ई के बदले क्या लिखेंगे वी बाई एल, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग वी और आई को ये वी और ये आई को नीचे ले आएंगे, यहाँ ये बन जाएगा आर, और सारे एलिमेंट को ये वाले सारे को ये ऊपर जाएगा एम इंटू एल, ये वाला पार्ट नीचे आया, ये हो गया एन स्क्वायर ए इंटू टाउ। ये सारे एलिमेंट जो है ना ये वाला सारे कौन से मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नंबर डेंसिटी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एरिया एंड रिलेक्शन सारा कांस्टेंट है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया वी बाई आई इक्वल टू आर। इसके बाद हम लोग जाएंगे, हमें पता है कि फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस के अंदर में हम लोग किया थे कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन। तो रेसिस्टेंस हमारा क्या हो जाता था रो एल बाई ए। इनफैक्ट हम लोग इसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे। रेसिस्टेंस हमारा क्या था एम एल, ये एन स्क्वायर ए इंटू टाउ, इसको इक्वेट किससे करेंगे रो एल बाई ए से, एल एल यार ए कट गया, तो हमारा रेसिस्टिविटी का वैल्यू आ गया, क्या चीज़ है एम एन स्क्वायर टाउ। तो ये हमारा बोलते कि रेसिस्टिविटी को डिफाइन भी कैसे, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इन वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन, और इसका ये यूनिट हो जाता है क्या चीज़ ओम मीटर। इसके बाद आएंगे हम लोग कंडक्टिविटी पे। सिग्मा, सिग्मा क्या है 1/ρ। तो रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। एक चीज़ हम लोग यहाँ पे, फिर हमें पता है कि जे क्या होता है, जे होता है करंट डेंसिटी, जिसको बराबर हम लोग बोलते हैं आई बाय ए। फिर हम लोग देखते हैं कि मोबिलिटी क्या होता है, ये बराबर वी डी अपॉन में ई के बराबर होता है। अब हम लोग एक चीज़ डिराइव करेंगे, रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा और ई के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम लोग देखेंगे क्या है, करंट किसके बराबर है आई इजकल टू एन ए वी डी है, आई अपॉन में ए तो बन जाएगा जे, और यहाँ मेरे पास एन ई वी डी क्या चीज़ है ई इंटू ई अपॉन में एम इंटू टाउ, तो जे, और अभी हमने ये किया था एन स्क्वायर टाउ बाई एम क्या होता है, ये होता है सिग्मा के बराबर। तो ये हमारा आ गया जे किसके बराबर है सिग्मा इंटू ई के बराबर है। ये हमारा हो गया रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा ई। जे क्या चीज़ है करंट डेंसिटी, सिग्मा कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ है कंडक्टिविटी क्या है इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टिविटी, और म्यू भी क्या है मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन्स डी वेलोसिटी डेवलप्ड पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हम लोग जाएंगे कि रेसिस्टिविटी कैसे अफेक्टेड होता है विद राइजिंग टेम्परेचर। तो देखेंगे कि मेटल के केस में रेसिस्टिविटी जैसे बढ़ रहा है, ये 50 केल्विन है, ये 100 केल्विन है, ये 150 केल्विन है, तो रेसिस्टिविटी बढ़ रहा है। ये किसका है मेटल का। मेटल के केस में विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस। ये किसका केस का है मेटल का। सही। इसके बाद देखेंगे हम लोग इंसुलेटर का। इंसुलेटर में देखेंगे कि 1.2 ये इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है। 1.2 से 1.1 से 1.2 पहुंचने में देखेंगे कि इसका 200 केल्विन लगा, यहाँ पे 400, इतने टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद भी इसके पास सिग्निफिकेंट रेसिस्टिविटी का राइज नहीं हुआ है। दैट इज़ रेसिस्टेंस फॉर किसके लिए इंसुलेटर के लिए। इंसुलेटर में क्या क्या आ जाएगा हमारा मैंगनीज आ जाएगा, नाइक्रोम आ जाएगा एंड कॉन्स्टेंटन आ जाएगा। तो ये सब जो है हमारे पास ये एग्जांपल है इंसुलेटर का कि इतने टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी इनके इस सब का रेसिस्टिविटी इंक्रीज नहीं करता है। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस। मीन्स अगर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे बोलेंगे कि 6 ओम का है तो 6 ओम का रहेगा। क्यों
क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट इतना हाई है कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ने घटने से इसका रेसिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस के तरह यूज़ किया जाता है बिकॉज दे हैव वेरी लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। इसके बाद हम लोग आएंगे सेमीकंडक्टर के केस में। सेमीकंडक्टर में देखेंगे क्या चीज़ हमारे पास है कि रेसिस्टिविटी डिक्रीज करता है विद द राइज इन टेम्परेचर। क्यों? तो बेसिकली हमें पता है कि ये मान लो कि 4 सिलिकॉन है, सारे 4 से कनेक्टेड है हर एक एलिमेंट। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा और खाली जगह जो होगा होल बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस जो जनरेट कर रहा है जो कि करंट कैरियर है, तो इसीलिए रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगा एंड कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस के साथ ये कैसे रिलेटेड है, टेम्परेचर का रेसिस्टेंस से रिलेशन। तो इससे रिलेटेड छोटा मोटा न्यूमेरिकल हो रहा होता है। तो ये बोलता है कि R2 = R1 1 + अल्फ़ा T2 - T1। यहाँ पे अल्फ़ा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। ये इसी डायरेक्टिव फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है हमारा। इसके बाद जाएंगे हम लोग सेल्स के पीछे कि हमारे पास अगर, और यहाँ एक चीज़ और कर लेंगे कि रेसिस्टेंस सीरीज इन पैरेलल। ये अगर सीरीज में रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, ये रेसिस्टेंस R1, ये रेसिस्टेंस R2, ये रेसिस्टेंस R3, करंट सीरीज में सेम होगा और ये वोल्टेज ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये देखते हैं रेसिस्टेंस सीरीज किसके बराबर है, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। और इन द केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन है तब क्या होगा, तो ये हमारा है R1, ये R2, ये R3, पैरेलल में हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और रेसिस्टेंस को हम लोग ऐसे जोड़ते हैं 1/R1 प्लस में R2 प्लस 1/R3। इसके बाद जाते हैं हम लोग सेल्स पे। ये अगर हमारे पास एक सेल है जिसका EMF EA है, रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस R है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R है, तो इसके अंदर देखेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप अगर पूछा जाए अक्रॉस द सेल तो उसको बोलते हैं V = E - I × R। और E क्या होता है, E है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF भी बोलते हैं। ये है क्या चीज़, होता है इट इज़ मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज वंस अराउंड द क्लोज लूप। और एक चीज़ देखेंगे क्या, करंट इन द सर्किट किसके बराबर हो जाता है, E/R + R। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर मान लो हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स को हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, EMF सबका E है, रेसिस्टेंस R है, n नंबर ऑफ सेल्स, तो देखेंगे कि टोटल EMF जो आएगा वो बराबर होगा मेरे पास n × E के। तो करंट क्या होगा हमारा n × E, ये रेसिस्टेंस तो ये सारे का कंबाइंड का NR और प्लस में ये बाहर वाला तो NR प्लस में R। ये हो गया व्हेन सेल्स n नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज में है तब। अब इसी तरह से देखा जाए कि अगर मान लो n नंबर ऑफ सेल्स को हम लोग पैरेलल में, सबका EMF E है, रेसिस्टेंस R है, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं n नंबर ऑफ सेल्स को, तो क्या होता है, तो देखेंगे कि इसका करंट अगर निकालते टोटल EMF E ही के बराबर होता एंड रेसिस्टेंस जो होता हमारा किसके बराबर, R पैरेलल में है n टाइम्स, तो 1/Rp = n टाइम्स R, तो Rp = R/n एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R। तो ये आ जाता है हमारा करंट पैरेलल के केस में।
अब हम लोग जाएंगे कि मिक्स्ड ग्रुपिंग अगर होता तो क्या होगा। मिक्स ग्रुपिंग मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास सेल्स है, n नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करे हैं, सबका ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस आर है, और ऐसा कनेक्शन m टाइम्स अगर होता, ये n नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे और यहाँ भी n नंबर सेल्स सीरीज़ में, और ऐसा कॉम्बिनेशन ये, और फाइनली ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ होता, तो देखेंगे क्या होगा। इसका करंट निकालते, टोटल ईएमएफ n इंटू ई के बराबर, सीरीज वाला रेजिस्टेंस एन आर, और ये एन आर जो आता 1/nr कितना टाइम m टाइम्स, तो इसका रेजिस्टेंस कितना m टाइम्स एन आर, तो रेजिस्टेंस कितना इसका कंट्रीब्यूट आता है nr/m, तो nr/m, तो इसका कंट्रीब्यूशन प्लस में ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये वाला पार्ट प्लस में r, तो ये आ जाता है हमारा I = NE अपॉन में NR + M। अब इसमें देखते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम में कि NR/M अगर R टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा तो मैक्सिमम करंट इज ड्रॉन, मैक्सिमम करंट इज ड्रॉन इन दैट केस। इसके बाद हम जाते हैं कि अगर मान लो हमारे पास सेल्स है, यहाँ पे 2 सेल्स अगर लिए और यहाँ पे हमने ईएमएफ डिफरेंट कर दिया, यहाँ पे ईएमएफ E1 कर दिया, इसका रेजिस्टेंस R1, ईएमएफ E2 रेजिस्टेंस R2। अब देखेंगे क्या पोटेंशियल अक्रॉस AB जो है ये किसके बराबर होगा, तो पोटेंशियल अक्रॉस AB होगा हमारा E1 माइनस में I इंटू R1, और पोटेंशियल अक्रॉस BC क्या होगा E2 माइनस I इंटू R2। अब यहाँ देखेंगे पोटेंशियल अक्रॉस AC अगर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस में R2। जब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये नेगेटिव पॉजिटिव है, तब अगर ऐसा कभी हुआ कि ऐसा बना दिया गया, देखो यहाँ डिज़ाइन चेंज कर दे इस तरह का, तब क्या होगा, तब ये डिफ़र कर जाएगा। यहाँ पे E1 R1 है, यहाँ E2 R2 है, तो यहाँ पे नेट ईएमएफ दोनों का डिफरेंस के बराबर आएगा, सीरीज में है, रेजिस्टेंस तो एडअप होगा इसी तरह से। इसके बाद हम लोग जाते हैं कि अगर हम लोग सेल्स इस बार हम लोग यहाँ पे पैरेलल में रखें, 2 यहाँ पे है I1, यहाँ है I2, यहाँ इसका ईएमएफ है E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। अब हमें जो है इसका कंबाइंड ईएमएफ चाहिए ई नेट, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में तो ऐसे कर सकते हैं E1 ये याद है तो हम लिख सकते हैं E2 अपॉन में R1 अपॉन में R1 प्लस R2, एंड रेजिस्टेंस भी निकल जाता है जो कि पैरेलल में है, तो ये आ जाता है R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। बट CBSE में इसे डिराइव करने के लिए भी पूछा जा रहा होता है, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे इसे डिराइव कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे करंट I था हमारे पास, करंट I ये बराबर हो जाएगा I1 प्लस में I2। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB जो सेम है, इसके इस तरह से निकाल ले या इस तरह से सेम है, तो देखेंगे क्या होगा। इसकी तरफ सेम है तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 इंटू R1, और इस साइड से निकाले तो V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 इंटू R2, तो I1 का वैल्यू इससे निकाल लेते हैं तो क्या आएगा E1 माइनस V अपॉन में R1, और I2 क्या हो जाएगा E2 माइनस V अपॉन में R2। तो देखेंगे हमारे पास क्या है E1 R1 प्लस में E2 R2 माइनस V, ये हो गया हमारा 1 प्लस R1 प्लस में 1/R2। अब ये वाला फॉर्मेट में फिर हम लोग आ जाएंगे V इज इक्वल टू
V इजकल टू ई माइनस आई आर के फॉर्मेट अगर लेंगे तो क्या होगा ये I इज इक्विवेलेंट टू E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस V, ये आ गया हमारा R1 R2, यहाँ पे R1 R2, इस वाले को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो V और रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो V इजकल टू E1 R2 इंटू E2 R1 अपॉन में ये आ जाएगा R1 प्लस R2, और I में भी इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो I इंटू R1 R2 अपॉन में R1 R2। तो ये हमारा कंबाइंड ईएमएफ ये निकल गया जो कि हम लोग यहाँ लिख दिए थे, और ये कंबाइंड रेजिस्टेंस हो गया इसके केस का। जब इस तरह का अरेंजमेंट होगा तो टोटल ईएमएफ हमें इस तरह से निकालना होगा। इसके बाद जाएंगे हम लोग किरचॉफ्स लॉ पे। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो हम लोग इसको सॉल्व करने के किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। पहले जाएंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पे, इसको हम लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये बोलता क्या है, यहाँ पे करंट अगर I1 है, यहाँ पे करंट I2 है, यहाँ पे करंट I3 है, जो बाहर जा रहा है इसको यहाँ पे बाहर के एरो से अंदर आ रहा है तो यहाँ तो देखेंगे कि जो आ रहा है इस जंक्शन कर रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे और जो जा रहा है उसको नेगेटिव लेंगे। फिर तो यहाँ देखेंगे हम लोग बोलते क्या, समेशन ऑफ करंट एट अ पॉइंट इन अ क्लोज लूप इज 0। इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ये किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद जाएंगे हम लोग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, या हम लोग इसको बोलते हैं लूप रूल भी। लूप रूल में देखेंगे क्या है हमारे पास, लूप बनाना पड़ेगा हमें। इसका ईएमएफ E1 ले लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ E2, रेजिस्टेंस R2, और यहाँ लगा देते हैं रेजिस्टेंस R। तो यहाँ देखेंगे अगर यहाँ पे हमारे पास करंट I1 इंटर कर रहा है, यहाँ पे करंट I2 जा रहा है, ये मिड सेक्शन से I1 I2 आ गया, फिर इसका करंट वापस इसके पास चला गया, I2 का अपने पास चला गया। लूप 1 में हम लोग लगाएंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ E1 प्लस में, E1 यहाँ पे हमने एंट्री किए नेगेटिव है, फिर हम लोग यहाँ आए तो ये गया I1 प्लस में I2 इंटू R प्लस में I1 इंटू R1 इक्वल टू 0। ये हमारा इस वाले सर्किट का निकल गया, यहाँ से यहाँ वाला पार्ट में। अब दूसरे वाले इस वाले में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं माइनस E2 प्लस I1 प्लस में I2 इंटू R प्लस में I2 इंटू R2 इक्वल टू 0। ये होता है हमारा किरचॉफ सेकेंड लॉ। ये किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या बोला था, इट इज स्टेट्स दैट समेशन ऑफ पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज सिग्मा V 0 है। अब हम लोग आते हैं कि व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली था हमारा कि अननोन रेजिस्टेंस को पता लगाने के लिए हमारे पास 3 रहेगा नोन, चौथे वाले का वैल्यू हम लोग पता लगा लेते थे अननोन रेजिस्टेंस को।
तो पी क्यू आर एस हमारे पास क्या है, रेसिस्टेंस है। ये बेसिकली क्या है हमारा, ये बेसिकली अरेंजमेंट था रेसिस्टेंस का, जिसकी हेल्प से अननोन रेसिस्टेंस पता लगा लेते थे, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पे करंट देखेंगे आई है, इसके अंदर गया I1, इसके अंदर गया I2, यहाँ चला गया IG, यहाँ गया I1 माइनस IG, और यहाँ से IG आ रहा था, यहाँ से I2, ये दोनों जुड़ के यहाँ बन गया I2 प्लस में IG। लूप 1 में हम लोग किरचॉफ सेकेंड लॉ लगाएंगे, फिर लूप 2 में भी लगाएंगे। तो हमें क्या मिल रहा है, P इंटू I1 प्लस में IG इंटू G। अब करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो निगेटिव, I2 इंटू R इक्वल टू 0। जब करंट के अगेंस्ट करंट के साथ जा रहे थे पॉजिटिव, करंट के साथ जा रहे थे पॉजिटिव, और करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो निगेटिव। अब ये लूप 2 में क्या हो गया हमारे पास, Q, ये रेजिस्टेंस क्या है Q, ये करंट I1 माइनस IG, I1 माइनस IG माइनस S इंटू I2 प्लस IG माइनस IG इंटू G इक्वल टू 0। तो यहाँ देखेंगे हम लोग पी क्यू आर एस को हम लोग इस तरह से अरेंज करते हैं, आगे घटाना बढ़ाना करते हैं कि नो करंट पासेस टू द गैल्वेनोमीटर करंट 0 हो जाए। तो यहाँ देखेंगे ये 0, ये 0, ये 0, तो क्या बच जाता है हमारे पास, P इंटू I1 इक्वल टू I2 इंटू R, और ये Q इंटू I1 इंटू I2 इंटू S। देखेंगे I1 कट गया। तो ये हमें ये बोलता है कि अगर कहीं भी हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट हो, इस तरह का अरेंजमेंट हो और ये प्रोपोर्शनल आए, P अपन Q R/S के बराबर आएगा, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं पास करेगा, गैल्वेनोमीटर पे करंट 0 हो जाएगा। और इसी के वर्किंग के बेसिस पे हम लोग प्रैक्टिकल का एस्पेक्ट भी होता है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं मीटर ब्रिज बनाने के लिए। मीटर ब्रिज बेसिकली, अब व्हीटस्टोन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है अरेंज करना, बट मीटर ब्रिज लैब के अंदर में हम लोग आसानी से इसको यूज़ करके अननोन रेजिस्टेंस को पता लगा सकते हैं। तो ये देखेंगे कि हम लोग पास ये इधर से मेटल, ये 1 मीटर लंबा ये बॉक्स होता है, 100 सेंटीमीटर लंबा, इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज है। यहाँ इस तरह से मेटालिक स्ट्रिप्स होता है, यहाँ पे और यहाँ ये सारे ऐसे करके कनेक्टेड होते हैं। ये यहाँ पे भी एक वायर है, और यहाँ स्केल है जो 100 सेंटीमीटर, 0 से 1 2 3 से 100 सेंटीमीटर तक का लिखा होता है। और यहाँ एक रेजिस्टेंस P कनेक्ट होता है, फिर यहाँ पे ये वाला भी कनेक्शन है। यहाँ से हम लोग गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं वायर को। ये पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं जॉकी। ये इस पे हम लोग स्लाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पीछे हम, ये अगर L है तो ये होगा ऑब्वियसली 100 माइनस L, और यहाँ है रेजिस्टेंस ये Q, अननोन रेजिस्टेंस। सपोज ये नोन है, ये अननोन है। तो जिस तरह से व्हीटस्टोन में हमने पढ़ा कि भाई अगर हमारे पास ये P Q R S होगा और ये गैल्वेनोमीटर लगा है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये वाला अरेंजमेंट कि P अपॉन में Q इक्वल टू L अपॉन में 100 माइनस L होगा, तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं पास करेगा। तो क्या है, P बाई Q इक्वल टू L अपॉन में 100 माइनस L। ये Q हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, तो Q किसके बराबर हो जाएगा, P इंटू 100 माइनस L अपॉन L। और बेसिकली मीटर ब्रिज है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड, तो हम लोग बोलते हैं क्या कि मीटर ब्रिज ये बेसिकली बेस्ड है किस पे, व्हीटस्टोन ब्रिज पे। प्रिंसिपल, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज ने ही हमें बताया था कि अगर P बाई Q इक्वल टू R/S होगा तो कोई करंट नहीं पास करेगा गैल्वेनोमीटर। सेम चीज़ को यहाँ यूटिलाइज किया गया। ये वाला पार्ट यहाँ पे है, ये वाला यहाँ है, गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट यहाँ पे है। इसको स्लाइड करते हैं और जहाँ पे नो डिफ्लेक्शन का शो करता है गैल्वेनोमीटर, तो वो बैलेंस पॉइंट होता है। यहाँ पे वो ले लेंगे L। मान लो सपोज ये 30 सेंटीमीटर है, तो 100 माइनस 30 70 हो जाएगा। और ये नोन है, ये अननोन पता लगे, तो हम लोग मीटर ब्रिज के हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू को पता लगा लेते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।
थैंक यू।